जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आने वाले दिनों में भारत टेस्ट करेगा अपनी एक नई कैरियर किलर मिसाइल। भारत के जेन टेक्नोलॉजीज ने पेश किया 6 और राइफल से इक्विप्ड रोबोटिक डॉग। लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी को बनाने के लिए अप्रूवल का भी इंतजार। सैटेलाइट इमेजेस ने किया खुलासा कि चीन बना रहा है अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। और रडार टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए डीआरडीओ लेबोरेटरी ने प्राप्त की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। आने वाले कुछ दिनों में डीआरडीओ अपनी एक नई लॉन्ग रेंज की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तैयार है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और ये मूविंग वॉरशिप्स और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। यानी कि आप इसे भारत की कैरियर किलर मिसाइल भी कह सकते हैं। और इस मामले पर जारी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, ये वॉरशिप और सोर बेस्ड लोकेशंस दोनों ही जगह से लॉन्च करने में सक्षम है। इस मिसाइल को खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए विकसित किया गया है और ये लॉन्ग रेंज पर दुश्मन की वेसल्स के खिलाफ नेवी की कैपेबिलिटीज को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी। और हाल ही के समय में इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपनी इन्वेंट्री में बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या को बढ़ाने पर काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम किया, जिसके तहत आर्मी और एयरफोर्स ने अपने लिए अच्छे खासी संख्या में प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं। और इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की सर्विस में इस तरह की शॉर्ट से मीडियम रेंज तक की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी संख्या आगे चलकर धीरे धीरे और बढ़ेगी। भारत की लीडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग फर्म जिसका नाम है आइडिया फोर्ज, तो इन्होंने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करी है और वो ये है कि इनके द्वारा बनाए गए यूएवीज ने 5,50,000 से अधिक फ्लाइट्स को सफलतापूर्वक अचीव कर लिया है। और अब हर एक 4 मिनट में आइडिया फोर्स द्वारा बनाया गया यूएवी टेक ऑफ लेता है। और जैसे कि भारत का उद्देश्य है अपने आप को 2030 तक एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाना, तो इसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए जो आइडिया फोर्ज है, तो उसने क्रिटिकल ड्रोन कंपोनेंट्स के लोकलाइजेशन में 70% तक अचीव कर लिया है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिग्रेस टेस्टिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी में आइडिया फोर्ज ने आत्मनिर्भरता भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से प्राप्त करी। और आइडिया फोर्स द्वारा बनाए गए जो यूएवीज हैं, तो उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी, पेरीमीटर सर्विलियंस, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डिजास्टर माइनिंग में, वॉल्यूमेट्रिक सर्विस, इंडस्ट्रियल मैपिंग एप्लीकेशंस, तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनके द्वारा बनाए गए स्विच टैक्टिकल यूएवीज हमारी सीमाओं पर, खास करके चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर हमारे मिलिट्री के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी तरह से भारत की एक और फर्म जो कि अत्याधुनिक डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है, जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। तो इस कंपनी ने प्रहस्त नाम के अपने ऑटोमेटेड क्वाड्रपेड, जिसे आप रोबोटिक डॉग कह सकते हैं, तो उसे इंट्रोड्यूस किया है। और जेन टेक्नोलॉजीज के प्रहस्त की खास बात यह है कि इसे 9mm, 5.56mm और 7.62 mm जैसे कैलिबर वेपन से इक्विप्ड किया जा सकता है। और ये रोबोटिक डॉग मिशन प्लानिंग, नेविगेशन, थ्रेट असेसमेंट, इस तरह के कार्यों के लिए रियल टाइम बेसिस पर 3D टेरेन मैपिंग करने में भी सक्षम है। और इसे 26/11 जैसे हमलों के दौरान सीआई ऑपरेशंस में हमारे कमांडोज के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हमारे सोल्जर्स की जानों का जो रिस्क है वो कम हो जाए। जहां एक तरफ डेप्सांग और डैमचौक जैसे महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट्स पर तनाव कम होने के बाद पेट्रोलिंग फिर से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसी के साथ दुनिया के सबसे टफ टेरेन्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में डिप्लॉय रहने के लिए इंडियन आर्मी ने इस विंटर सीजन के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर लिया है। और आर्मी की तैयारी इसी बात की तरफ संकेत करती हैं कि आर्मी एलएसी पर किसी भी तरह की ढील बरतने वाली नहीं है। और इसी तैयारी से संबंधित एक वीडियो अभी हाल ही में आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई थी कि कैसे लद्दाख के टफ टेरेन में 1200 किलोग्राम तक की एडवांस एयर डिफेंस गन्स को टॉप की पोस्ट तक ले जाया गया है। और लद्दाख में इंडियन आर्मी की लगातार 5वीं विंटर डिप्लॉयमेंट है। और यहाँ पे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स को इंसुलेटेड जैकेट्स, बूट्स, स्लीपिंग बैग्स, तो इस तरह के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर गियर से इक्विप्ड कर रखा है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ट्रूप्स को स्नो मोबाइल्स, स्नो ट्रैक्टर्स और मोबाइल शेल्टर्स भी दे रखे हैं। वहीं इसके अलावा एक रिपोर्ट सामने आई है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, जिसमें बताया गया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख में एडिशनल एम्यूनिशन स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने के लिए अप्रूवल मांगा है। और ये जो एडिशनल एम्यूनिशन स्टोरेज कैपेसिटी है, तो ये हमारे मिलिट्री यूनिट्स के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान उनके लिए एम्यूनिशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस फैसिलिटी को यहाँ पे बनाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है। और इसका प्रस्ताव 2023 में अप्रैल-जुलाई के महीने में पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था और अभी तक उनकी तरफ से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है। और रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रस्ताव भेजे गए तो उनके मुताबिक हानले और फोतिला के पास जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी को स्थापित किया जाना है, जो कि फास्टर डिप्लॉयमेंट
और बोटलनेक सप्लाईज को एड्रेस करने के लिए काफ़ी क्रूशियल है। और इन प्रस्तावित फैसिलिटीज़ में स्टोरेज यूनिट्स के अलावा अंडरग्राउंड केव्स का निर्माण करना भी शामिल है। और फिलहाल अभी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसे में वर्तमान समय में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर जो अधिकतर एम्यूनिशन है तो उसे टेम्प्रेरी बेसिस पर ही स्टोर किया जाता है। लेकिन जब गलवान क्लैश हुआ था तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने नई स्ट्रेटजी के तौर पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर इस तरह के फॉर्मेशन एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बनाने का निर्णय लिया था। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 1962 के वॉर में जब भारत चीन से युद्ध हारा था तो उस हार के कई सारे कारणों में से एक कारण एम्यूनिशन की शॉर्टेज भी था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके इस बात का अनुमान लगाया गया है कि चीन ने बड़े साइज की सरफेस वॉरशिप्स के लिए एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया है, जो कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि चीन अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोड्यूस करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर चीन अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है तो चीन उस एलिट क्लब का हिस्सा बन जाएगा जिसमें फिलहाल अभी 2 ही कंट्रीज आती हैं, अमेरिका और फ्रांस, जिनके पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। बाकी चाइनीज़ नेवी वर्तमान समय में ऑलरेडी संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है और वो अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं और अगर मान लीजिए वॉर के दौरान कोई इसको एक्सप्लोड कर दे तो उसके बाद की स्थिति कैसी हो सकती है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा भी कुछ समय पहले जो लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स को एक बहुत ही यूनिक तरीके से पेजर अटैक में टारगेट किया गया था। तो वैसे तो हर किसी का यही कहना है कि उस हमले के पीछे इजराइल ही हो सकता है, लेकिन इजराइल ने कभी भी इस बात को ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से औपचारिक रूप से बयान सामने आ गया है जिसमें पहली बार उन्होंने इस पेजर अटैक में इजराइल के शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। और जिसमें उनका कहना था कि सितंबर में लेबनान स्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो पेजर हमला था तो उसको मंजूरी उन्होंने ही दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकी मारे गए थे और 3000 से अधिक घायल हुए थे। डीआरडीओ की SSPL यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी ने 4 इंच डायमीटर वाले सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स को विकसित करने और 150 वॉट तक के गैलियम नाइट्राइड हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स और साथ ही 40 वॉट तक के मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने के लिए स्वदेशी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक विकसित किया है। और इन सभी टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर विकसित करने की जो प्रोसेस है ये एक्स बैंड एप्लीकेशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि ये जो उपलब्धि है ये भारत को भविष्य के कॉम्बैट सिस्टम्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के भी साइज, वेट इन सबको कम करके उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने और उनके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में अपना योगदान देगी। और इसमें से जो गैलियम नाइट्राइड वाली टेक्नोलॉजी है तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इंटेलिजेंस, रिकॉनासेंस, अनमेन्ड सिस्टम्स, फिर चाहे वो मिलिट्री पर्पस में इस्तेमाल हो रहे हो या कॉमर्शियल सेक्टर्स में, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन की तरह काम करती है। और इन टेक्नोलॉजीज पर स्वदेशीकरण प्राप्त करना निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की तरह है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A फाइटर्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से F404 इंजन्स की डिलीवरी में डिले है, लेकिन जो इनिशियल तेजस मार्क 1A फाइटर्स हैं तो उनको HAL कैटेगरी B वाले इंजन्स के साथ ही डिलीवर करने की तैयारी कर रही है। तो इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है जिसमें HAL ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि शुरुआत में इन कैटेगरी B इंजन्स को इस्तेमाल करने का जो उद्देश्य है तो वो ये है कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को ऑन ट्रैक रखा जा सके और जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे। HAL का उद्देश्य इसके प्रोडक्शन में किसी भी तरह की देरी ना हो और इसलिए कैटेगरी B इंजन्स का इस्तेमाल करके तेजस मार्क 1A के जो जरूरी फ्लाइट टेस्ट हैं उनको कंडक्ट करने में मदद मिलेगी और इससे जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। और फिर जैसे ही एक बार नए इंजन्स डिलीवर होने शुरू होंगे तो फिर वे बड़े सीमलेसली इन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगे। बाकी HAL ने इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन के साथ तेजस मार्क 1A की 2 से 3 प्री डिलीवरी फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट करने की भी योजना बनाई है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि फाइनल डिलीवरी से पहले जो एयरक्राफ्ट है वो सभी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट नवांग कपाड़िया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपको बताना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट नवांग कपाड़िया की वीरता पर हमने एक बहुत ही स्पेशल एनिमेटेड सीरीज भी अपने डिफेंस स्क्वाड चैनल पर बहुत पहले अपलोड करी थी। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो उस सीरीज को जरूर देखिए, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज के दिन 1999 में राजौरी में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार वेद प्रकाश ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में ही ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन रोहित कौशल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन रक्षक कहां और कब शुरू किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।